तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का मैथ समुच्चय एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को पूरी तरीके से पढ़ के समाप्त कर देंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपका समुच्चय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आपका समुच्चय का पूरक, यानी ये जो पूरक समुच्चय, इसको पूरक समुच्चय भी पढ़ते हैं। तो समुच्चय का पूरक होता क्या है, तो देखिए इसमें कहा है कि मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी चीजें सम्मिलित होता है। और A U का एक उप समुच्चय है, यानी A जो है U का क्या है, उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब ये होता है कि A का पूरा पूरा जो भाग होगा वो U में होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो A का जो पूरक समुच्चय है U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हम U के सापेक्ष A के पूरक प्रतीक A डैश को किस तरीके से लिखते हैं। X ऐसा है कि X बिलोंग्स टू U और X डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको पढ़ते हैं X बिलोंग्स टू U, यहाँ पढ़ेंगे X डज नॉट बिलोंग्स टू A और हम इसे लिखते हैं X आपका A डैश बराबर U माइनस A। अब इसे समझते हैं, समझिए। जैसे U बराबर आपके पास हो एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, यानी आप यहाँ लिख दीजिए एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 से लेकर 9 तक। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है। और मान लीजिए A बराबर हो सम संख्या, यानी A बराबर क्या हो, सम संख्या का समुच्चय हो। तो सम संख्या का समुच्चय मतलब A बराबर आपके पास कितना हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। और आपसे कोई पूछ ले कि A का पूरक बताइए, तो यानी A का पूरक A डैश बताइए। तो A डैश का होता है U माइनस A होता है। U माइनस A का मतलब U का वह अवयव जो कि A में नहीं है। तो U का कौन सा अवयव जो A में नहीं है, क्या होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो A में नहीं है, A में तो सम संख्या है, तो U में कौन बचा, विषम संख्या। यानी A डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा। यही देखिए A में नहीं था, A देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 था, यानी सम संख्या का समुच्चय था। तो जो A डैश होगा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या का समुच्चय। ये प्रश्नावली बहुत ही सरल है। अगर आपको विलोम शब्द आते हों तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे सवाल आ जाता है। ठीक है, सवालों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि U बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद जो A है वो है 1, 2, 3, 4 और जो B है आपका वो कितना है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और उसके बाद जो C है वो है आपका 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है A डैश। तो A डैश बराबर आप क्या निकालोगे, U माइनस A। तो आप जानते हो समुच्चय का घटाना क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। यदि आप चाहते हो कि शुरू से पढ़ें हम क्लास 11th का, तो हमारा जो प्लेलिस्ट है आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्लास 11th का मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप शुरू से 11th का मैथ आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें हमने समुच्चय से ही पढ़ाना शुरू किया है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को वहाँ पे समझाए हैं हम। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो A डैश बराबर क्या होता है, U माइनस A, यानी U का वह अवयव जो A में नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए U बराबर क्या दिया था, 1, 3 आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A बराबर क्या दिया था, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 हम नहीं लिखेंगे, हम लोग इसके आगे लिखेंगे। आगे क्या है आपका 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे लिखिए 5, 6, 7, 8 और 9 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी U का वह अवयव जो A में नहीं है वो है आपका 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि देखिए 1 से लेकर 4 तक तो A में है ही है। इसका मतलब यह है कि जो 5, 6, 7, 8, 9 लिखे ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब B डैश निकाल लेते हैं। देखिए B डैश क्या होता है, तो B डैश का मतलब होता है आपका U माइनस B, यानी U का वह अवयव जो B में ना हो। तो B में देखिए सम संख्या का समुच्चय है कि नहीं है, 2, 4, 6, 8 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, विषम संख्या। तो आपका 1,
3 5 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्योंकि 2 4 6 8 तो आपका बी में था ही, तो परिभाषा क्या निकल कर आती थी कि u का वह अवयव जो कि b में ना हो। तो देखिए u का वह अवयव जो b में नहीं है वो है 1 3 5 7 और 9। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए दूसरा आपका पहला ही सवाल है लेकिन इसका तीसरा, इसमें क्या करा है कि आपको a यूनियन c उसके बाद इसका डैश निकालना है, मतलब इसका पूरक निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा a यूनियन c। तो यूनियन कैसे निकाला जाता है आपको पिछले वीडियो में हमने समझाया था, आप जाके वहां पे देख सकते हो। a यूनियन c का मतलब होता है जो a में है वही c में है और जो c में है वही a में है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग a यूनियन c निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, देखिए 4 डबल बार है तो 4 हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5, उसके बाद है 6। a यूनियन c हमने निकाल लिया। उसके बाद इसका डैश निकालेंगे, यानी a यूनियन c का यदि डैश निकालेंगे तो फार्मूला क्या निकल कर आएगा, a यूनियन c का डैश बराबर u माइनस a यूनियन c का डैश, यानी u का वह अवयव जो a यूनियन c में ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि u का वह अवयव जो a यूनियन c में ना हो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एक है तो एक u में है तो नहीं लिखेंगे, 2 3 4 5 6 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 तक देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है और यहाँ पर भी मैच कर रहा है। तो कौन मैच नहीं कर रहा है, तो 7 8 9, तो लिख देंगे 7 8 और 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं आपका चौथा प्रश्न। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि a यूनियन b का डैश बताइए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a यूनियन b। तो चलिए a यूनियन b निकाल लेते हैं। तो a यूनियन b बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए a है और यहाँ पर है b, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 आपका 3 फिर 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा। ये रहा a यूनियन b और इसका डैश निकालना है। तो a यूनियन b का यदि आप डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा u माइनस a यूनियन b, यानी u का वह अवयव जो a यूनियन b में नहीं है वही होगा a यूनियन b का डैश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप u का वह अवयव जो a यूनियन b में नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है, देखिए आपका 7 नहीं है और 9 नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 कामा 9, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो पांचवा है वो है आपका a डैश पर डैश। तो देखिए a डैश पर डैश का मतलब होता है u, a डैश पर डैश का मतलब क्या होता है u होता है। तो u का मान कितना है आपका, u का मान है 1 2 3, यहाँ पे 4 फिर 5 6 7 8 और 9, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए जब a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u माइनस a हो जाएगा। अब इसका जब डैश निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा u माइनस और यहाँ ब्रैकेट में u माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे u माइनस फिर क्या कर देंगे u प्लस a कर देंगे, तो u से u क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या बचा a बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a नहीं बचता। जैसे यदि हम इसको इरेज करके बताएं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a डैश। तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, a डैश बराबर हो जाएगा आपका u माइनस a। तो यहाँ पे a डैश बराबर क्या निकालिए u माइनस, यानी u का वह अवयव जो a में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए u का वह अवयव जो a में नहीं है तो a का है आपका 4 तक ही है। तो यहाँ शुरुआत करेंगे 5 6 7 8 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 6 7 8 और 9। उसके बाद अब a डैश का यदि डैश निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस a डैश, यानी u का वह अवयव जो a डैश में नहीं है। तो a डैश में कौन सा नहीं है आपका 1 2 3 4, तो लिख देंगे आपका 1 2 3 और 4, यानी ये आ गया आपका a ही। तो यहाँ जो हम u लिखे थे वो हो जाएगा a। कैसे आया हमने यहाँ पर भी समझा दिया और यहाँ पर भी समझा दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 ही a डैश पर डैश का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका छठवां प्रश्न लिखा है आपका b माइनस सी का डैश बताइए। तो इसका मतलब ये होगा u माइनस b माइनस सी। b माइनस सी का मतलब क्या होता है, b माइनस सी का मतलब होता है ये कि b का वह अवयव जो c में ना हो।
तो यहाँ पे देखिए b का वह अवयव जो c में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 2 नहीं है आपका। उसके बाद क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 6 आपका यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, 8 नहीं है, तो लिख देंगे 2 8। यानी b का वह अवयव जो c में नहीं है वो है आपका 2 और 8। अब इसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब होता है u माइनस बी माइनस सी, यानी u वह अवयव जो b माइनस सी में न हो। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका b माइनस सी का यहाँ पे डैश बराबर, तो कौन कौन सा नहीं है, 2 और 8 को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। तो लिखेंगे 1 3 4 5 6 7, उसके बाद 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो दूसरा प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो निम्नलिखित के समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब होता है आपका डैश निकालना है। जैसे a दिया है तो क्या पूछेगा, a डैश पूछेगा। तो a डैश बराबर u का वह अवयव जो a में नहीं है। तो देखिए a में a b c है, तो a b c को छोड़कर सब लिखेंगे। तो यहाँ पे d, उसके बाद e, उसके बाद f, उसके बाद g, उसके बाद h, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे b दिया है तो निकालेंगे b डैश, मतलब आपका u का वह अवयव जो कि b में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे d e f g है, तो यहाँ पे d e f g को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। लिखेंगे a b c, उसके बाद d e f g नहीं है, उसके बाद है h, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में हमको c डैश निकालना है, तो मतलब c का वह अवयव जो कि u में नहीं हो। देखिए a c e g है, तो a c e g को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। क्या लिखेंगे, b लिख देंगे, c है ये है तो d लिख देंगे, e है ये है तो f लिख देंगे, g है ये है तो h लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न लिखा है d बराबर एफ जी एच ए, यानी d डैश यदि निकालेंगे तो d का वह अवयव जो कि u में नहीं हो, तो g आपका एफ जी एच ए को छोड़कर बाकी सभी को लिखना है। मतलब b को लिखना है, c को लिखना है, d को लिखना है, e को लिखना है, f को नहीं लिखना है, g को नहीं लिखना है, h को नहीं लिखना है और a को नहीं लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दूसरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यहाँ पे मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। पूरक का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। ठीक है, पूरक का मतलब ऐसे समझिए उल्टा होता है, जो दिया रहता है उसी का उल्टा लिखना होता है आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आपका यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो आपको इसका विलोम लिखना है, उल्टा लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक विषम संख्या है। सम दिया था यहाँ पे, इसका उल्टा क्या होता है, विषम होता है। तो लिख देना है यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आपको एकदम उल्टा लिखते हुए जाना है, आपका आंसर एकदम आपका आता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है लिखा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए विषम दिया है, जब विषम दिया है तो आपको क्या लिखना है, सम लिखना है। तो बस लिख दीजिए यहाँ पे यक्स ऐसा है कि यक्स एक, यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या, या ऐसे लिख सकते हो प्राकृत संख्या है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ऐसा लिख दिया, आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो आपको क्या लिखना है, जैसे इसका उल्टा, यक्स ऐसा है कि यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। यहाँ पे धन गुणज नहीं है। ठीक है, बस आपका आंसर तैयार हो गया। अब चलिए आगे देखिए चौथा। हमने कहा ना कि बस आपको विलोम आपको लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए जो चौथा प्रश्न है उसमें लिखा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो बस आपको क्या लिखना है, यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या, आपको विलोम आता रहे, ये वाला आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। यक्स ऐसा है कि यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, आपका आंसर तैयार हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है
कि यक्स ऐसा है कि यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो आपको क्या लिखना है, बस इसका अपोजिट। यक्स ऐसा है कि यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। यहां पे लिख देना है विभाजित होने वाली, ठीक है, होने वाली यहां पे क्या लिख देंगे, संख्या नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए छठवां जो प्रश्न है, कह रहा है कि यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो बस आपको इसका अपोजिट लिख देना है। लिख देना है यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यक्स एक, यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे लिख दीजिए, आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्ण घन संख्या। तो बस आपको क्या लिखना है, यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लिख देना यहाँ पे पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है आपका यक्स ऐसा है कि यक्स प्लस 5 बराबर है 8 के, ठीक है। तो यक्स प्लस 5 बराबर कितने के हैं, 8 के। तो ये कौन सा प्रश्न है आपका, 8वां प्रश्न है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो ये तो आप अपने सॉल्व करके बताएं, लेकिन आप जब उत्तर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर नहीं है 3 के, जहां यक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे तो 3 के बराबर था, तो आप इसका अपोजिट लिखोगे तो लिखोगे यक्स ऐसा है कि यक्स 3 के बराबर है, ये नहीं है। तो यक्स आपका बिलोंग्स टू एन, यानी यक्स जो है आपका वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और यक्स 3 के बराबर नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका यहाँ पे लिखा है यक्स ऐसा है कि 2x प्लस 5 बराबर 9 है। तो 2x को इस तरफ लाएंगे, 5 को 9 में से घटा देंगे तो बचेगा 4। तो 2 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर आ जाएगा 2 के। ये तो आपने इसको हल किया है, उत्तर नहीं दिया है। तो अब आपके उत्तर देने की बारी। तो आप लिखोगे यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू एन, यानी यक्स तो आपका नेचुरल नंबर है जहां यक्स 2 के बराबर नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 के बराबर था तो आपको क्या करना है, 2 के बराबर नहीं है यह दर्शा देना है। चलिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में क्या लिखेंगे, यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो 7 के बराबर है और 7 से बड़ा है। तो जस्ट इसका उल्टा लिखना है, यक्स ऐसा है कि यक्स जो है वो 7 से छोटा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी और यहाँ पे लिख देंगे यक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यानी यक्स क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है और यक्स यहाँ पे 7 से बड़ा था, 7 के बराबर था, तो हम लिख देंगे यक्स 7 से क्या है, छोटा है। इसका विलोम लिखते हुए चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका यक्स ऐसा है कि यक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब यक्स तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x प्लस 1 आपका बड़ा है किस से, 10 से बड़ा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 2x प्लस 1 यहाँ बड़ा है 10 से, तो एक को पक्षांतर कर दोगे तो 2x यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और x यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 9/2 के, ठीक है। तो ये तो आपने सॉल्व किया है, ये आपने क्या किया है, सॉल्व किया है। लेकिन अब इसका उत्तर देने की बारी है। तो उत्तर कैसे दोगे, लिखोगे यक्स बिलोंग्स टू, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स आपका यहाँ पे बड़ा है तो लिख दोगे छोटा है 9/2 से, और यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपने सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाला है, ये इसका उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि u बराबर आपका नेचुरल नंबर का समुच्चय, मतलब 1 से लेकर 9 तक हो, a बराबर सम संख्या का, b बराबर 2 3 5 7 हो, तो सत्यापित कीजिए कि जो आपका a यूनियन b डैश है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए a यूनियन b डैश, ठीक है। तो a यूनियन b डैश का मतलब होता है a आपका सबसे पहले a यूनियन b निकालना, उसके बाद उसको u में से घटा देना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a यूनियन b। तो a यूनियन b कितना होगा आपका, तो a यूनियन b आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 मैच कर रहा है तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 3, फिर आपका 5, फिर 4,
उसके बाद 6, फिर 7, उसके बाद 8। तो इसका जब डैश निकालेंगे यानी ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। तो इसे लिख दीजिए। तो लिखेंगे यानी u का वह अवयव जो a यूनियन b में न हो। तो कौन सा नहीं है, देखिए a आपका 1 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 नहीं है, तो लिख देंगे 1,9। यानी a यूनियन b डैश का मान कितना आया, 1,9। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बराबर करना था। तो यहाँ पे देखिए अब निकालते हैं ए डैश। तो ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए होता है। तो ए डैश मतलब u का वह अवयव जो कि a में नहीं हो। तो a सम संख्या है तो यहाँ पे हो जाएगा विषम, यानी 1 3 5 7 उसके बाद 9। उसके बाद यदि b डैश निकालें तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस बी हो जाएगा। तो b डैश बराबर, तो यानी u का वह अवयव जो b में न हो। तो देखिए b में का नहीं है, तो 1 नहीं है, उसके बाद आपका 3 है, 4 नहीं है, उसके बाद क्या है आपका 5 है, 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, 7 है, 8, उसके बाद 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए डैश हमारा निकल चुका, बी डैश निकल चुका, तो हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ें मिलती हैं उसी को बस लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 मिल रहा था, यहाँ पर भी 1 मिल रहा था, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 9 मिल रहा था, यहाँ पे 9 मिल रहा था, हमने 9 लिख दिया बस। उसके बाद कोई मैच नहीं कर रहा था तो हमने नहीं लिखा। तो आप ध्यान दो कि ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का जो डैश था वो बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और वो कितना है, 1,9 है। देखिए यहाँ पर भी 1,9 आया था, यहाँ पर भी 1,9 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गई, बराबर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका अगला प्रश्न लिखा है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वह अवयव जो दोनों संख्याओं में मतलब कॉमन हो। जैसे ए में भी कॉमन हो और बी में भी कॉमन हो, तो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन था, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 3 5 7 है, यहाँ पे है 2 4 6 8, कोई और चीज कॉमन नहीं है, केवल 2 है तो 2 लिख लिए। उसके बाद इसका डैश निकालिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या हो जाएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी u का वह अवयव जो a इंटरसेक्शन b में ना हो। तो a इंटरसेक्शन b का डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 मैच कर रहा है तो 2 को छोड़ देंगे तो 1 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये हो गया आपका a इंटरसेक्शन b डैश। अब चलिए ये वाला, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये कौन सा साइड हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अभी हम राइट हैंड साइड यानी ए डैश इंटरसेक्ट आपका ए डैश यूनियन बी निकालते हैं। तो ए डैश कितना है आपका, तो ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका u का वह अवयव जो a में ना हो। तो a सम संख्या है तो हो जाएगा यहाँ पे 1 3 आपका 5 7 और 9। इसी तरीके से यदि b डैश निकालें तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 3 आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना 5 मैच कर रहा है तो 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बी डैश निकल चुका। कैसे निकालें, u का वह अवयव जो b में ना हो। तो देखिए u का वह अवयव जो b में नहीं था 1 4 6 8 9, देखिए b में कहीं 1 4 6 8 9 है, नहीं है, वही लिख दिए। अब इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में होता क्या है कि जो चीज़ें मिलती हैं उसको एक बार, जो चीज़ें नहीं मिलती उसको भी लिख लेते हैं। तो a डैश यूनियन b डैश यदि निकालेंगे तो देखिए 1, उसके बाद क्या मिला 3, उसके बाद क्या मिला 5, उसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो आप देखो यहाँ पर a डैश यूनियन b डैश वो किससे मैच कर रहा है, a इंटरसेक्शन b डैश से। देखिए ये पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है कि नहीं, ये वाला पद पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b जो डैश है वो बराबर है a डैश यूनियन b डैश की, और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 5वां सवाल कह रहा है 5वां सवाल में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख बताइए। तो वेन आरेख अब कैसे खींचते हैं इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए
वेन आरेख क्या होता है? एक ऐसा आरेख जिसमें हम लोग समुच्चय को चित्र के माध्यम से समझकर लगाते हैं। तो आपने अभी अभी देखा कि ए यूनियन बी डैश का मान कितना आया था, तो आपका ए यूनियन बी डैश का जो मान आया था वो आया था u माइनस ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि u का वह अवयव जो a यूनियन b में नहीं हो। तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। आप जानते हो सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग आपका आयत से दर्शाते हैं, इस तरीके का आयत से हम दर्शा दिए। उसके बाद इसमें क्या ले लिए, दो आपके समुच्चय ले लिए a और b, इस तरीके से ये रहा a और ये रहा b। अब अगर इन पूरे को घेर दें, इन पूरे को घेर दें मतलब a और b को घेर दें, तो ये जो बन रहा है ये वाला पार्ट, ये बन रहा है आपका a यूनियन b। तो जो बच गया है वो कौन सा पार्ट बच गया है, तो ये u वाला पार्ट जो कि बाहर है ये बच गया है। मतलब जो हमको कलर करना है वो बाहर वाला पार्ट करना है, ना कि अंदर वाला। तो जो हम लोग कलर करेंगे वो ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से कलर कर देंगे, इस तरीके से कलर कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने किताब में मतलब अपने फेयर कॉपी में ऐसे कलर कर लीजिएगा और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसका, ए यूनियन बी डैश का डायग्राम हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो पहला था, चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन, आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सवाल के माध्यम से आपको थोड़ा सा दिखाएं भी तो शायद आप समझ पाओ। शायद ऐसा सवाल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके बराबर है, ए यूनियन बी डैश के। ए यूनियन बी डैश का ग्राफ क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए यूनियन बी डैश का ग्राफ था। इसका मतलब ये है कि इसी का जस्ट उल्टा हमको करना है। इसी का जस्ट उल्टा मतलब जो पहले हम कलर किए थे उसको छोड़ देना है, बाकी को कलर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका यू। तो इसमें आपको ये बीच वाला जो छोड़ आपको दिख रहा है इसको छोड़कर बाकी सभी को कलर कर देना है। क्यों कलर कर देना है, क्योंकि यही वाला जो एरिया है ये बचा रह जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसको जब कलर आप करोगे तो कुछ इस तरीके से करोगे। ऐसे मान लेते हैं आपने ऐसे कलर कर दिया, ये बीच वाला जो एरिया है इसी को बस छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से कलर कर देते हैं, ठीक है। बीच वाले एरिया को छोड़ देते हैं। तो आप देखो ये बीच वाला एरिया जो है वो छूटा हुआ है, बाकी सभी को क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका भी सेम जैसे ऊपर वाला ग्राफ था ये वाला सेम टू सेम यही ग्राफ बनेगा। चलिए इस ग्राफ को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाओगे आप, एक आयत बनाओगे बड़ा सा इस तरीके का, इसमें लोगे आप ए, इसमें बी, छोड़ना किसको है, इस बीच वाले को, बाकी ये यू है इसको सबको कलर कर देना है इस तरीके से, सबको क्या कर देना है, इस तरीके से कलर कर देना है, ठीक है। ऐसे सबको क्या कर देना है, कलर। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो यही है आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अपने आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। इसका जो 5वां का है वो आखिरी प्रश्न, ये जो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन आपका ए डैश यूनियन बी डैश है उसको कैसे निकालोगे। तो ये भी आपका सेम जो पिछला वाला था उसी की तरह होगा। उसी की तरह मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर यू है। तो ये बीच वाले को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से कलर कर देंगे यहाँ पे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है यही आपका क्या है, ए डैश
यूनियन बी डैश। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ये है छठवां प्रश्न। कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। कहने का मतलब ये है समतल में जो त्रिभुज बने हैं वो सभी त्रिभुजों को क्या मान लिया है, सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया है। सभी त्रिभुजों में मतलब समकोण भी आएगा, विषम कोण भी आएगा, समबाहु भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, विषम बाहु भी आएगा, मतलब सभी आपके कौन है, त्रिभुज आ जाएंगे उसमें यू में। लिखा यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब जो ए है वो क्या है, कम से कम उन एक त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से अलग है। 60 अंश से अलग का मतलब एक कोण 60 अंश नहीं है, तो ए डैश क्या होगा। तो हमने कहा जो ए है उसी का विपरीत। तो देखिए ए 60 अंश नहीं था तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें एक कोण 60 अंश है। इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज, यानी ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये था कि हमारा जो पूरा त्रिभुज है वो यू है। यू मतलब उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाएंगे और हम जो ए लेकर आए हैं वो ऐसा त्रिभुज लेकर आए हैं जिसमें एक कोण 60 अंश का हो ही न। ठीक है, तो हमको ए डैश बताना है। तो हम जानते हैं ए डैश क्या होता है, ए का विपरीत होता है। तो ए जो था वो 60 अंश नहीं था, तो जो ए डैश होगा वो 60 अंश होगा। तो 60 अंश कौन से त्रिभुज में होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है। यानी ए डैश क्या है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश का हो, और ऐसा होता है आपका समबाहु त्रिभुज में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपको क्या करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो ए डैश बराबर क्या होता है, ए डैश बराबर यू ही आता है। तो ए डैश और आपका ए का जो यूनियन निकालेंगे तो ये यूनियन ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाई लिखा है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए है। तो फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होता है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मतलब ये होता है आपका, फाई डैश का मतलब यू, यू के साथ इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ए ही आ जाएगा। अब ए आपका इंटरसेक्शन ए डैश है, तो यहाँ पे जो ए डैश आपको दिख रहा है ये है यू, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका ए ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हो जाता है, ए का वह अवयव जो कि यू में ना हो। तो ये जो तीसरा प्रश्न है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे फाई, क्योंकि ए डैश में से जब ए आप निकालोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। चौथा देखिए लिया है यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से जो प्रश्नावली 1.5 है समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।